आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के जैम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ का इजी एक्सप्लेनेशन। हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज न होने के बावजूद भी कुछ लॉजिकल डिडक्शन के द्वारा हम एमसीक्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स फॉर कंपाउंड्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, यानी पी एक कंपाउंड दिया हुआ है, क्यू एक और कंपाउंड दिया हुआ है, उनके लिए प्रोटॉन एनएमआर में संकेतों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। यानी पी के लिए इन्होंने पहला संकेत दिया हुआ है, ये पहला संकेत, और जो क्यू है उसके लिए दूसरा संकेत इन्होंने दिया हुआ है। तो हमें चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, बेसिक बात इसकी जान लें, वो ये कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी यौगिक में जितने अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन होंगे, एनएमआर संकेतों की संख्या भी उतनी ही होगी। नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। यहाँ पर हमने ए बी सी जो है उनको अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आपको पहचान करने में आसानी हो। तो इस पहले कंपाउंड को देखते हैं। देखिए, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। इन जो दो जो कार्बन है उसके अंदर भी कोई प्रोटॉन, उसमें भी कोई प्रोटॉन नहीं है। तो पहला प्रोटॉन हमने ए मार्क किया, जो कि नाइट्रो के ऑर्थो और मिथाइल ग्रुप के मेटा पोजीशन पे है, तो उनको हमने ए मार्क किया। दोनों एक समान है। ये जो बी और बी प्रोटॉन हमने मार्क किए, दोनों प्रोटॉन एक समान है, क्योंकि ये दोनों जो सी एच प्रोटॉन्स होंगे जिन्हें बी मार्क किया है वो मिथाइल ग्रुप के ऑर्थो और नाइट्रो के मेटा पोजीशन पे हैं। और तीसरी तरह का जो सी टाइप प्रोटॉन है वो मिथाइल प्रोटॉन से डायरेक्टली जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। तो पी के लिए आंसर होगा 3। तो देख लेते हैं इनमें से किनके पास पी के लिए 3 है। इसके और इसमें पी के लिए 3 है, इन दोनों का नहीं है, तो इन दोनों को हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्यू के लिए। ये दोनों क्रॉस हैं। क्यू में कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं? देखिए, इसमें 3 तरह के मिथाइल ग्रुप्स हैं। ये 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और ये तीनों के तीनों एक समान नहीं हैं। तो ये जो ए से मार्क किया हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये दोनों मिथाइल ग्रुप सी एच ग्रुप से बॉन्डेड हैं, इसलिए वो एक समान हैं और इनको हमने मार्क किया है ए। तो और दूसरा जो टाइप का प्रोटॉन है वो सी एच प्रोटॉन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो कि दिखाया नहीं है फॉर्मूले में, क्योंकि हर फॉर्मूले में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को हमेशा दिखाया नहीं जाता। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है जिसको हमने बी मार्क किया, क्योंकि यह सी एच प्रोटॉन 2 मिथाइल ग्रुप से डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि तीसरे टाइप का जो प्रोटॉन है वो CH2 प्रोटॉन है, मिथिलीन प्रोटॉन है, जो कि सीधे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है एक तरफ और दूसरी तरफ एमी ग्रुप से या मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है। तो ये तीसरे टाइप या सी टाइप प्रोटॉन हुआ। ये डी टाइप प्रोटॉन हुआ। ये मिथाइल ग्रुप इन दोनों मिथाइल ग्रुप से अलग इसलिए है क्योंकि यह मिथाइल ग्रुप जो है वो CH2 प्रोटॉन से बॉन्डेड है और ये CH2 आगे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो ये इन दोनों मिथाइल ग्रुप से एकदम अलग है। तो इस तरह के 4 प्रोटॉन्स हैं। हमने पहले ही देख लिया, ये 2 ऑप्शंस कैंसल्ड आउट हैं। तो हम इनके प्रोटॉन्स की संख्या गिनते हैं। पी के लिए क्यू के लिए देखते हैं, दीज आर कैंसल्ड आउट। क्यू के लिए जो है वो ये ए प्रोटॉन्स जो हैं एक प्रकार के, ये दूसरी प्रकार का, ये तीसरी प्रकार का और ये चौथे प्रकार का। यानी क्यू जो होगा ए बी सी डी 4 प्रकार के एनएमआर संकेत प्रदान करेगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए कितने आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है 1 मार्क्स के लिए। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू केमिकल शिफ्ट एट विच द प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं इसीलिए। तो देखिए, इन्होंने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोप का, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का 350 मेगाहर्ट्ज़, और इन्होंने जो प्रोटॉन है उसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू ppm यानी डेल वैल्यू में दिया हुआ है। हमको निकालना है कि इसमें जो किस शिफ्ट पे जो है केमिकल शिफ्ट पे प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसका हर्ट्ज़ में क्या आंसर है। तो हर्ट्ज़ के लिए ये हर्ट्ज़ में
वैल्यू यहाँ पर होगी। तो हमने डेल का वैल्यू 2 लगाया है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 350 लगाया है, और जिसको हम जब कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करेंगे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो हर्ट्ज़ में है 2 इंटू 350 दैट इज़ 700 हर्ट्ज़ इसका आंसर आया। क्वाइट सिंपल। सो इसका आंसर है 700 हर्ट्ज़। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स के लिए है और अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि 1H NMR में डेल के वैल्यूज़ का ऑर्डर यानी क्रम जो लेबल्ड मिथाइल ग्रुप हैं, यानी जो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ दिखाए हुए हैं उन पे 1 2 3 4 का मार्किंग किया है, लेबलिंग किया हुआ है, उनका क्रम कैसा रहेगा। तो आइए हम एक बात और जान लें बेसिक, वो कि प्रोटॉन्स नियर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आर डीशील्डेड, यानी कोई भी प्रोटॉन होगा जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से सीधे जुड़ा हुआ हो या उसके पास हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हो या उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसका वह डीशील्डेड हो जाएगा, और डीशील्डेड होने से डेल का मान जो है वो हाई हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि सबसे हाई किसका होगा जो सबसे ज़्यादा डीशील्डेड है। देखिए Me2 टाइप ऑफ जो प्रोटॉन है, ये इस प्रकार के प्रोटॉन जो हैं वो सीधे सीधे ऑक्सीजन से बॉन्डेड हैं, यानी सबसे ज़्यादा डीशील्डेड ये होंगे, इनके डेल का मान सबसे हाई होगा। तो हम इन ऑप्शंस में से देखते हैं किसके डेल का मान सबसे हाई है। तो हम देखते हैं कि ये Me2, यहाँ पर Me2 नंबर वाला जो है वो हाई है, यानी पहला ऑप्शन और लास्ट वाला डी जो ऑप्शन है उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिलेशन बहुत ज़रूरी है, कैंसिल आउट करके ही हम आगे बढ़ें तो फास्ट काम कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट किसका वैल्यू आना चाहिए। नेक्स्ट जो है Me जो है नंबर 1, वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बहुत पास है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप के एकदम पास है, तो वो नेक्स्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर एक बार Me1 दिया हुआ है और दूसरे में Me4 दिया हुआ है। Me4 जो है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों से दूर है, तो जो आंसर होगा वो ये होगा, दैट इज़ आंसर बी, यानी हाईएस्ट डेल वैल्यू Me नंबर 2, उससे कम Me नंबर 1। इतने से ही हम आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे के लिए एक्सप्लेनेशन कर दूं कि Me4 जो है वो और ये Me3 जो है उनमें क्या क्रम रहेगा। हम देख सकते हैं कि Me3 का जो है वो सबसे कम डेल का मान है। क्यों? क्योंकि ये जो Me3 है वह sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, और ये जो Me4 है वह sp3 कार्बन से बॉन्डेड है। और एक बार दोबारा कर लीजिए, Me3 जो है sp3 कार्बन से बॉन्डेड है, और ये Me4 जो है वो है sp2 कार्बन से। हमें मालूम है जो sp2 कार्बन है उसमें p परसेंटेज जो है वो 33.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 66.3% p परसेंटेज है, और 33% s प्रतिशत है इसके अंदर। तो s प्रतिशत इसमें 33% है, और sp3 में s प्रतिशत कितना है 25%। तो 25% इसमें s है और इसमें 33% है। हमें ये मालूम है कि s प्रतिशत जितना अधिक होगा वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी उतना अधिक होगा। तो यहाँ sp2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो इससे जुड़ा हुआ जो Me4 है उसके डेल का मान अधिक होगा। तो इसलिए Me4 का डेल का मान ज़्यादा है और Me3 के डेल का मान उससे कम है। तो ये क्रम पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, हालांकि पूरे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे स्क्रीन पे है वो ये पूछा है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछा है कि कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्रम क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, क्योंकि कार्बोनाइल के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछा है। और IR में भी जो C डबल बॉन्ड O है उसके वो उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेट और जैम दोनों के नज़रिए से। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक बातें जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए।
देखिए कि अगर प्लस एम प्रभाव वाला ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ से बंधा हुआ है या बॉन्डेड है, या सी डबल बॉन्ड ओ प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ऐसे में बॉन्ड लेंथनिंग या बॉन्ड वीकनिंग होगा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी घटेगी। यानी इसका उल्टा माइनस आई प्रभाव वाला समूह अगर सी डबल बॉन्ड ओ से बॉन्डेड है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो हमें प्लस और माइनस दोनों का याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर माइनस आई प्रभाव वाला समूह है तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। उसी तरह से प्लस एम प्रभाव वाला समूह, जैसे कि नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और प्लस एम प्रभाव द्वारा वो इलेक्ट्रॉन देता है, और सी डबल बॉन्ड ओ से अगर वो बॉन्डेड है, तो ऐसे में जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी। इसका उल्टा कि माइनस एम प्रभाव वाला समूह अगर कोई होता है जैसे ऑक्सीजन, तो उसका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस एम प्रभाव वाला समूह, उसके लिए एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की इंक्रीज होगी। इन दोनों बातों को बड़े आप अगर ध्यान में रख लें तो हम इस क्रम को देखना शुरू करते हैं। हम चूज़ करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, वो पहले देख लेते हैं। और जो क्लोरो ग्रुप है वो इससे इससे या इससे इन बाकी तीनों से ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो माइनस आई प्रभाव यानी इन सब से ज़्यादा जो कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग होगा, इन सभी में नंबर 1 का कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। तो इन चारों ऑप्शन में हम देख लेते हैं नंबर 1 का वैल्यू हाई किस में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ सी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो नंबर 1 यानी नंबर ए और बी को हम कैंसिल करते हैं, और कैंसिल आउट करते हुए ही आप एमसीक्यूज़ को हमेशा सॉल्व कीजिएगा, ताकि कम समय में एमसीक्यूज़ सही सही सॉल्व हो जाएं। दूसरा हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्लस एम प्रभाव वाला यौगिक समूह कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है प्लस एम प्रभाव के द्वारा इस कार्बोनाइल ग्रुप को और वलय को इलेक्ट्रॉन्स देगा। और हमें मालूम है कि प्लस एम प्रभाव यानी वैल्यू जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की सबसे कम। देखिए हाइड्रोजन जो है वह जो नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप्स उनके बीच में है, तो इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्लस आई प्रभाव नहीं है, ना प्लस एम प्रभाव है, ना माइनस आई और माइनस एम प्रभाव इसके अंदर है। तो सबसे ज़्यादा जो लो वैल्यू आएगी, यानी सबसे घटकर जो वैल्यू आएगी, लो वैल्यू जो होगी, वो इसके केस में होगी। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से जो सी और डी ऑप्शंस में हैं, तो सबसे कम वैल्यू सी में और डी में से हम देख सकते हैं ये नंबर 3 जो है वो डी में आ रहा है, ना कि सी में। ये देखें यहाँ सी में इन्होंने 4 को बोला हुआ है, जो कि गलत है, और जो प्लस एम प्रभाव वाला समूह है उसकी वजह से सबसे लो वैल्यू आएगी, जो कि यहाँ होगी। तो ये क्रम है, तो आंसर इज़ डी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत फास्ट हो जाता है ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हाउ मेनी ऑफ देम वुड गिव राइज टू 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोन NMR पीक्स विथ 2:2:3 इंटीग्रेशन रेशियो। तो ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा है कि 3 पीक्स देंगे NMR में, और उनका जो रेशियो इंटीग्रेशन रेशियो यानी एरिया ऑफ द पीक, सॉरी इसको दोबारा लिखती हूँ, एरिया ऑफ द पीक, NMR पीक का एरिया यानी इंटीग्रेशन रेशियो। तो इंटीग्रेशन रेशियो यानी अनुपात जो 3 तरह के प्रोटॉन्स का होगा वो 2:2:3 है, होना चाहिए। तो उनमें से इन तीनों में से कौन से हैं यौगिक। हम ये बता दें कि नंबर ऑफ पीक्स ऑफ NMR इज इक्वल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ H। तो हमें ये मालूम ही है कि जितने पीक्स आएंगे उतने ही अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन ही
अलग अलग एनएमआर पीक देंगे, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एक एनएमआर पीक को बनाने में मदद करेंगे, उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी। यदि हाइड्रोजन की संख्या कम है तो पीक की हाइट एनएमआर में कम होगी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन रेशियो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीक नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स गिविंग दैट पीक। तो यानी हाइड्रोजन की संख्या अगर ज़्यादा है तो एरिया भी पीक का, एनएमआर पीक का ज़्यादा होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं पहला यौगिक जो है दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये गुलाबी लाइन के सहायता से ये दिखाया है कि इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल्स हाफ में, इस हाफ और इस हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ ये और ये अलग अलग जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। इसमें जो सी नंबर का जो कार्बन है वो, या सी नंबर के जो प्रोटॉन्स होंगे वो इन दोनों हिस्सों से अलग होंगे। इस वाले कंपाउंड को, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको भी इस लाइन की सहायता से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ये वाला प्रोटॉन इसके बराबर, ये प्रोटॉन्स इसके बराबर, ये चारों प्रोटॉन्स एक समान इसलिए हैं कि क्योंकि ये जो सी प्रोटॉन्स हैं सीधे सीधे CH2CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे हैं, और या उनके मेटा पोजीशन पे। देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पे है और दूसरे के मेटा पोजीशन पे है। तो सेम टू सेम इन कार्बन के लिए भी है। ये जो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो भी सेम महसूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस CH2CH3 के ऑर्थो में है, और ये जो दूसरा CH2CH3 है उसके मेटा पोजीशन पे ये भी है और ये भी है। तो हम देख सकते हैं कि एक तरह के प्रोटॉन्स, ये दूसरी तरह के प्रोटॉन्स, और ये चारों तीसरी तरह के प्रोटॉन्स। इसी तरह से इस वाले एग्जांपल पे ये CH3 और CH3 सेम हैं, और ये जो CH2 है वो एक तरफ CH3 से और दूसरी तरफ CH2 से बॉन्डेड है। सिमिलरली ये जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन भी एक तरफ CH3 से और दूसरी तरफ CH2 से बॉन्डेड है, और साथ में ये जो CH2 है इन दोनों से अलग इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ ही CH2 से बॉन्डेड है, जबकि ये जो B था एक तरफ CH3 से बॉन्डेड था। तो इसमें भी तीन तरह के प्रोटॉन्स हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये A और ये A एक तरह के मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक समान है क्योंकि वो दोनों के दोनों CH2 से बॉन्डेड हैं। और ये जो B टाइप के प्रोटॉन्स हैं वो जो हैं एक तरफ CH3 से या दूसरी तरफ CH2 से इस तरह से बंधे हुए हैं। तो B तरह के जो प्रोटॉन्स हैं, B टाइप प्रोटॉन्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम A। और C टाइप प्रोटॉन्स जो हैं वो एक समान है ये दोनों, वो इसलिए क्योंकि ये जो C टाइप प्रोटॉन्स हैं एक तरफ CH2 दूसरी तरफ CH2, दोनों तरफ CH2 से बंधे हैं। जैसे ये भी है तो यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। तो इस प्रकार सबसे पहले हमको इनको ABC से मार्क कर लेना है एग्जामिनेशन में, और उसके बाद फटाफट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नोट करते जाना है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो हमने लिखा टोटल 6 प्रोटॉन्स। यहाँ B के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ हमने लिखा 4 प्रोटॉन्स। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्योंकि CH2 हैं तो ये 4 प्रोटॉन्स इसके भी हुए C के। इन सभी को दो से अगर आप भाग दे देते हैं तो हम पाएंगे 3:2:2 का रेशियो। यानी ये जो कंपाउंड है वह इस 2:2:3 वाले रेशियो के अनुपात को दर्शाएगा, दिखाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड हम करते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है जो बीच में लिखा हुआ है उसमें देखते हैं ये CH3 and CH3 total 6 protons, then CH2 total 4 protons, और C के लिए देखते हैं एक CH2 ही है तो इसमें 2 प्रोटॉन्स। तो इस तरह से जब हम इनको डिवाइड करते हैं 2 से तो हम पाएंगे 2 से भाग करने से इसका रेशियो आएगा 3, इसका 2 और इसका 1, जो कि इसके अनुसार नहीं है। तो पहला जो कंपाउंड है वो रेशियो 2:2:3 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो है प्रदर्शित नहीं करेगा। तीसरे को देखते हैं, फिर उनके प्रोटॉन्स की संख्या लिखते जाते हैं नीचे। यहाँ 3 and 3 दैट इज़ 6 प्रोटॉन्स हुए, और ये 2 and 2 CH2 and CH2 4 प्रोटॉन्स हुए, और ये चारों प्रोटॉन्स जो हैं एरोमेटिक
वो एक प्रकार के। तो 2 से इनको डिवाइड किया सभी को, तो हमें मिलेगा 3:2 का रेशियो, जो कि इसके अनुसार है। तो उसका मतलब कितने कंपाउंड्स ने इस रेशियो को शो किया, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड, तो संख्या है 2 यौगिकों ने इस रेशियो में इंटीग्रेशन अनुपात में एनएमआर में पीक्स प्रदर्शित किए। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एनएमआर से सीधे या आईआर से या यूवी से रिलेटेड नहीं है, उसके बावजूद भी इसलिए लिया गया है कि क्योंकि कई बार एलिमेंटल एनालिसिस को, जो तत्व का विश्लेषण है उसको उसके अनुपात के अनुसार को मिलाते हुए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलाते हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेट में भी, जेआरएफ में भी, नेट में अधिकतर। तो आइए देख लेते हैं इस इजी आंसर को किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये कार्बन का जो परसेंटेज दिया है 39.9, हाइड्रोजन का दिया है 6.7%, ऑक्सीजन का कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। और पूछा क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट 180 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है उससे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 39.9 है तो उसको राउंड ऑफ करके आप 40 में भी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मॉलिक्यूलर वेट जो उस यौगिक का है 180, उसमें उसका 40% कितना होगा वो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको दिया है उसमें पॉइंट्स में दिया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ 180 उससे डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से इसको डिवाइड करते हैं, तो हम बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को ज़ीरो को ज़ीरो के साथ और ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट करते हैं। 18 × 4 दैट गिव्स यू 72। तो 72 टोटल वेट कार्बन का है। एक कार्बन आइटम का वेट है 12, तो उससे डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6। तो 6 एटम्स जो हैं इस यौगिक में जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है उसमें 6 एटम्स कार्बन के प्रेजेंट हैं। क्वाइट इजी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएमआर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कि इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला, और ये पूछा है कि जो हाइड्रोजन्स हैं लेबल किए हुए, कौन से लेबल, HX, HY एंड HZ, इन लेबल्ड हाइड्रोजन में से इनके केमिकल शिफ्ट या डेल के वैल्यू का मान क्या होगा। हमने अभी इसी वीडियो में से पहले देखा है कि अगर प्रोटॉन आकर्षित समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास कोई प्रोटॉन हो तो वो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डेड हो जाते हैं, और जैसे डी शील्डेड होंगे या भी परिरक्षित होंगे उनके डेल का मान बढ़ जाता है। तो डी शील्डिंग यानी डेल का मान अधिक। तो ये बात हम अपने ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s% जो है 50% है। और हमें ये मालूम है कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है नाभिक के पास होता है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। इस बात को हम ध्यान में रख रहे हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि जो H2 प्रोटॉन्स हैं, ये जो HY और HY दिखाया हुआ है, वो एक तरफ इसका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से, और दूसरी तरफ दूसरी तरफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी sp कार्बन के साथ बॉन्डेड है। एक तरफ ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यानी sp कार्बन से ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो बॉन्डेड हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी, ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी, तो उसका मतलब ये सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होंगे और डेल का मान
सबसे हाई होगा। पहली बात तो ये। दूसरा हम देख रहे हैं जो एच एक्स है और एच जेड है। तो एच एक्स में इसमें देख सकते हैं कि ये जो CH3 के जो HX है वह सीधे सीधे ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे जुड़ा हुआ है, और जबकि ये जो CH3 वाला जो H है वो sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका जो प्रभाव ऑक्सीजन का वो अधिक प्रबल है, तो इसलिए ये जो है वो ज़्यादा डी शील्डिंग करेगा इन प्रोटॉन्स का, तो CX का नंबर उसके बाद आएगा और सबसे कम जो है वो HZ का होगा। यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बस इतना ही देख लेते कि ये जो है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डेल वैल्यू हाई है, इसको हमने रखा। और बाकी किसी भी इन ऑप्शंस में आप देखिए HY का वैल्यू जो है वो हाईएस्ट नहीं है, तो उसका मतलब पहली नज़र में ही ये सारे कैंसिल हो जाते, और आप जैसे ही देखते कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ऑप्शन सिर्फ डी में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये तीनों आंसर कैंसिल। आंसर इज डी। पूरी व्याख्या पूरा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं थी। पूरा एनालिसिस मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आइंदा किसी और क्वेश्चन के लिए आपके पास जानकारी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ हम देख सकते हैं जो दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ required to excite an isolated proton to its higher spin state with an electromagnetic radiation of 300 megahertz is this Tesla, और राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहा हुआ है कि किसी भी NMR स्पेक्ट्रम में जो कि 300 मेगाहर्ट्ज़ पर जो उसको हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसको फ्लिप करके या सिग्नल संकेत वो 300 मेगाहर्ट्ज़ पे देता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसमें उन्होंने जायरो मैग्नेटिक रेशियो या जायरिक रेशियो जो है वो इन्होंने वो वैल्यू जो कि गामा का है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो का या मैग्नेटोजायरिक रेशियो का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमको ये यूज़ करना है। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई बार एग्जामिनेशंस में आपको करना पड़ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी टू फ्लिप द प्रोटॉन इज इक्वल टू गामा। B0 जो है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और ये है 2 पाई से उसको डिवाइड किया हुआ है। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और वैल्यू आ जाएगा 7.1। इन्होंने राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला हुआ है, तो 7.10 या जो भी आ रहा है आगे देख लीजिएगा। तो 7.1 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है, या 7.04 था शायद, तो वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। दिस इज़ एन ईजी वन। तो इस तरह से लेट्स वाइंड अप नाउ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।